जो नेता सफेद कपड़े पहनकर एक लग्जरी गाड़ी में चलता है, आसपास उसकी सेवाकार बहुत ही ज्यादा रक्षा करते हैं। हम जैसे और आप जैसे एक आम दिखने वाले लोग और आम ही जिंदगी जीने वाले अपना कीमती वोट बड़े विश्वास के साथ उस नेता के लिए डालते हैं जो हमारा मन पसंदीदा नेता होता है, क्योंकि उस नेता के ऊपर हम अपने शहर की, हम अपने देश की, हम अपने राज्य की जिम्मेदारी सौंपते हैं। लेकिन कभी कभी वो नेता इतने भ्रष्ट हो जाते हैं कि वो उस जिम्मेदारी को समझते ही नहीं हैं। वो उस जनता के दर्द को नहीं समझते जो जनता कड़ी दोपहरी में उनके लिए लाइन लगाकर वोट डालती है, उनके लिए प्रचार करती है। जबकि किसी किसी को कुछ भी नहीं मिलता फिर भी उन नेताओं के लिए प्रचार करती है, लेकिन नेता केवल अपना जेब भरते हैं। हमने सभी के बारे में नहीं कहा है, लेकिन आज मैं नेताओं के बारे में ऐसा क्यों बोल रही हूँ, आपको भी सोच आ रही होगी। तो मैं आपको बताऊं कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आज मुझे एक केस याद आया और उस केस की जब मैंने जानकारी ली और उसकी कहानी सुनी तो मुझे हंसी आ गई। क्योंकि एक इतना बड़ा केस जिसको बंद कराने के लिए 100 नेताओं की ताकत लग गई, तो उस केस में जरूर कुछ ना कुछ तो बात रही होगी, कुछ ना कुछ तो वो दम भरता होगा। दोस्तों, आप बिहार के बॉबी कांड को तो जानते ही होंगे। इस कहानी को हम आप लोगों के सामने लेकर आए हैं क्योंकि इस कहानी को वक्त तो काफी बीत गया, 41 से 42 साल हो चुके हैं, लेकिन मैं अपने परिवार को इसकी जानकारी देना चाहती हूँ। क्योंकि कहते हैं ना कि जो जितने साफ कपड़े पहनता है उसका मन उतना ही मैला होता है। कहते हैं ना कि उसे लगता है कि दाग है तो मुझे सफेद पहनना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर कुछ छुपा हुआ है। समझदार को इशारा ही काफी है। मैं आपको बताऊं, अब आप इस बॉबी कांड को सुनकर कुछ लोग हैरत में होंगे कि ये बॉबी कौन थी। तो चलिए आपको इस बॉबी के बारे में बताते हैं और क्या कुछ इस महिला के साथ होता है, क्यों इस महिला की मृत्यु के बाद 100 नेता इस केस को बंद कराने के लिए आते हैं, क्यों, आखिरकार ऐसा क्यों होता है। एक ईमानदार ऑफिसर और एक ईमानदार मुख्यमंत्री यहाँ पर जिसे उसके पद से खारिज कर दिया जाता है, क्यों, कई सवाल उठते हैं। दोस्तों, थोड़ा सा राजनीति पर भी ध्यान डाल ले। और क्योंकि इस केस ने बहुत अच्छे खासे लोगों की नींव हिला दी थी, और ये तब की बात होती है जब यहाँ पर पटना, बिहार पटना में कांग्रेस की सरकार थी। हम किसी के भी समर्थन में नहीं है और किसी के भी विरोध में नहीं है, केवल एक घटना आप लोगों के सामने रख रहे हैं। ये बॉबी कौन थी? बॉबी का पूरा नाम श्वेता निशा त्रिवेदी था। इसको बेबी बुलाया करते थे। दोस्तों, यहाँ पर एक फिल्म आती है बॉबी के नाम से और तभी से इस श्वेता निशा त्रिवेदी का नाम बॉबी रख दिया जाता है। बॉबी की माँ यहाँ पर राजेश्वरी सरोज दास, जिनकी गोद ली हुई बेटी बॉबी होती है। और यहाँ पर जो राजेश्वरी सरोज दास होती हैं वो बिहार में विधान परिषद में चेयरपर्सन थी, यानी एक अच्छा खासा दबदबा रखती थी। और इनकी ही वजह से इनकी जो बेटी होती है जिसका नाम बॉबी होता है, ये भी उसी विधान परिषद में नौकरी किया करती थी। आपको अब बॉबी के जीवन काल के बारे में कुछ बताते हैं। बॉबी की शादी होती है, शादी टूट जाती है। बॉबी अपने माँ के सहारे रहती है और माँ की ही वजह से विधान परिषद में नौकरी करती है। बॉबी बेहद खूबसूरत थी, मोटी आंखें, सुंदर चेहरा, गोरी चिट्टी, देखकर लगता था कि अप्सरा उतर कर आ गई है। उस पर बहुत लोग फिदा भी रहते हैं। उसे देखकर कोई उससे बोले बिना रह ही नहीं सकता। बॉबी की माँ का नाम राजेश्वरी सरोज दास हमने आपको बताया, जो बिल्कुल एक बहुत अच्छी महिला रहती हैं। अब यहाँ पर एक दिन क्या होता है, बॉबी बहुत ही ज्यादा सुंदर और खूबसूरत थी। लोगों में चर्चा का विषय रहा करती कि तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारा डिवोर्स भी हो चुका है, तब भी तुम काफी खूबसूरत बनी हुई हो, तुमने अपने शरीर को बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। इसके बाद दोस्तों जिंदगी बहुत अच्छे से बीत रही थी। बॉबी के जो संबंध थे
वो कई बड़े नेताओं से थे, मतलब वो जहां पर काम करती थी वहां पर खासकर नेता और एमएलए ऐसे लोग आया जाया करते। तो देखो, जहां पर हम काम करेंगे तो जानकारी तो उन्हीं लोगों से बनेगी। अब मैं स्कूल जाऊंगी तो मेरी जानकारी टीचरों से बनेगी, कंपनी में जाऊंगी तो वहां पर मेरी जानकारी उसी तरह के लोगों से बनेगी। तो आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। अब बॉबी की एक दिन अखबार में खबर छपती है और जिस खबर को देखकर सभी हक्के बक्के रह जाते हैं। अखबार में क्या खबर छपती है? 11 मई 1983 को अखबार, दो प्रसिद्ध अखबारों में खबर छपती है कि एक जो बॉबी थी, जो कि विधान परिषद में काम किया करती थी, बॉबी के साथ कुछ गलत हुआ है और बॉबी को इस दुनिया से दूर भेज दिया है और उसका जो शरीर है वो एक कब्रिस्तान में दफना दिया गया है। दोस्तों, जब ये खबर अखबारों में छाती है तो लोगों को एक धक्का सा लगता है कि इतनी खूबसूरत महिला कैसे इस दुनिया से जा सकती है। ये खबर यहीं के, जो आपको बताऊं, एसएसपी किशोर कुणाल होते हैं, इनके आगे भी आती है। जब ये खबर इनके आगे आती है तो ये हैरान हो जाते हैं कि अखबार को खबर पता चल गई, अखबार ने इस खबर को छाप दिया, लेकिन अगर इस महिला के साथ ऐसा कुछ घटित हुआ है जो बॉबी है, तो ये बात हमारे पास क्यों नहीं आई, इसके खिलाफ कोई कंप्लेंट दर्ज क्यों नहीं हुई? क्योंकि यहाँ पर किशोर कुणाल एसएसपी ने पूरी तहकीकात की, फोन घुमाए, जानकारी निकाली कि क्या बॉबी के बारे में कोई कंप्लेंट दर्ज की गई है, तो उसे निराशा मिलती है कि कहीं भी कोई कंप्लेंट दर्ज नहीं हुई है। आखिरकार जो बॉबी की माँ होती है, जो सरोज दास होती है, राजेश्वरी सरोज दास जी, उन्होंने कंप्लेंट दर्ज क्यों नहीं किया अगर उनकी बेटी के साथ ऐसा हुआ था? यहाँ पर जो एसएसपी किशोर कुणाल होते हैं वो अपनी टीम के साथ बॉबी के घर पहुंचते हैं, उसकी मां से वार्तालाप करते हैं। वहां पर एसएसपी किशोर कुमार को पता चलता है कि जो यहाँ पर बॉबी थी वो करीबन 8 मई को ही इस दुनिया से जा चुकी थी। 8 मई को बॉबी का निधन हुआ था। और दोस्तों, यहाँ पर जब एसएसपी वहां पर उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखते हैं तो यहाँ पर 2 डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट दी थी। क्या रिपोर्ट दी थी कि एक रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि जो बॉबी है उसके शरीर से ज्यादा खून बहने के कारण उसकी मृत्यु हुई है। अब दूसरे डॉक्टर ने क्या लिखा है? दूसरे डॉक्टर ने हार्ट अटैक से यहाँ पर बॉबी की मृत्यु का कारण बताया। अब इस चीज को देखकर यहाँ पर जो किशोर कुणाल होते हैं एसएसपी, वो एक बहुत ईमानदार ऑफिसर होते हैं, उनका माथा ठनक जाता है कि 2-2 रिपोर्ट क्यों तैयार की गई हैं और ऐसा क्यों किया गया है, उसे दफनाया क्यों गया है। माँ जब बताती है, कहती है कि मेरी बेटी एक क्रिश्चियन धर्म से थी, इसी वजह से बेटी को दफनाया गया है। दोस्तों, यहाँ पर जो एसएसपी किशोर कुणाल होते हैं वो तुरंत कब्रिस्तान से बॉबी की जो बॉडी होती है उसे निकलवाते हैं और पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं, क्योंकि यहाँ पर एसएसपी को शक हो गया था 2-2 पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्यों आई हैं, 2-2 ऐसी चीजें क्यों जानकारी दी गई हैं, कुछ ना कुछ इसमें राज है। जब ये बात खबर फैलती है तो हर रोज ये अखबार के फ्रंट पेज पर रहा करती कि आज बॉबी की जो डेड बॉडी है उसे कब्रिस्तान से निकाल लिया गया है, आज बॉबी की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम हो रहा है, आज बॉबी की साथ ये हो रहा है। तो ये बात कई नेताओं के कानों में पहुंचती है। अब यहाँ पर क्या होता है, जो एसएसपी किशोर कुणाल होते हैं वो अपने तरीके से इस केस की छानबीन करते हैं। तो जिस रात यहाँ पर जो बॉबी होती है उसकी मृत्यु हुई थी 8 मई को, दरअसल उससे एक रात पहले ये एक फार्म हाउस में जाती है। वहां पर एक नेता का बेटा आता है, जिस नेता का मैं आपको नाम बताऊं, राधा नंदन झा का बेटा बॉबी से मिलने के लिए आता है और वो उसके लिए कुछ लेकर भी आया था। दूसरी तरफ इसकी बॉडी की जांच चल रही थी और एक तरफ यहाँ पर एसएसपी किशोर कुणाल अपनी तरीके से जांच कर रहे थे। अब क्या होता है कि जब उन्हें पता चलता है उस फार्म हाउस का, तो वहां से 2 लोगों को उठाया जाता है। वहां से पता चलता है कि बॉबी उस रात को उसकी तबीयत बिगड़ती है और यहाँ पर एक राधा नंदन, जो कि खुद एक बहुत बड़े नेता थे, इनके बेटे उसको अपनी गाड़ी में ले जाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं और वहां पर इनका इलाज चलता है। और इलाज के दौरान 7 मई से 8 मई को बॉबी इस दुनिया से चली जाती है और 2 रिपोर्ट सबके सामने आती हैं। ये बात एसएसपी
किशोर कुणाल के गले से नीचे नहीं उतर रही थी। अब वो इंतजार करते हैं उस रिपोर्ट का जहां पर बॉबी की बॉडी की जांच हो रही थी। दूसरी तरफ वो पाम हाउस से 2 लोगों को उठवाते हैं। उन 2 लोगों की धुलाई की जाती है और उनसे पूछताछ की जाती है। जब ये खबर नेताओं के कानों में पहुंचती है, और दोस्तों आप लोगों को बता दूं, उस वक्त जो सत्ता में थे यहाँ पर कांग्रेसी थे, कांग्रेस ही सरकार में थी। ये बात गांधी परिवार तक भी पहुंचती है क्योंकि इनके ही कानून था और इनकी ही सरकार चल रही थी। अब क्या होता है यहाँ पर, जब इन नेताओं को पता चलता है कि पाम हाउस से 2 लोगों को उठाया है और उन लोगों ने बहुत कुछ पुलिस को बताया है, तो ये नेता घबरा जाते हैं। बारी बारी से ये नेता यहाँ पर किशोर कुणाल एसएसपी के पास आते हैं क्योंकि सभी को पता था कि वो सबकी चिट्ठी खोल कर रख देगा। सभी बारी बारी से आते हैं। यहाँ पर किशोर कुणाल भी समझ चुके थे कि कुछ न कुछ दाल में काला है, लेकिन अभी वो इंतजार कर रहे थे। दोस्तों 40 नेता आते हैं किशोर कुणाल के पास। हालांकि उनके मैं आपको नाम नहीं बताऊंगी। इसके बाद रिपोर्ट आती है पोस्टमार्टम। उसमें क्या निकलता है मैं आपको बताऊं। यहाँ पर जो बॉबी है उसकी जो मृत्यु हुई है वो पॉइजन से हुई है, यानी जहर से बॉबी इस दुनिया से गई है। अब ये खबर जब सामने आती है कि जहर से बॉबी इस दुनिया से गई है, तो और भी सनसनी मच जाती है। नेताएं विचलित हो उठते हैं, घबरा उठते हैं। यहाँ पर डॉक्टर जगन्नाथ जो कि पटना के मुख्यमंत्री थे उस वक्त, वो भी किशोर कुणाल के पास आते हैं एसएसपी के। जब यहाँ पर वो इनके पास आते हैं तो यहाँ पर किशोर कुणाल कहते हैं कि आपका दामन साफ है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन किशोर कुणाल किसी और ही मकसद से आए थे क्योंकि उनके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव था। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो किशोर कुणाल होते हैं वो इस केस को देख ही रहे थे। जब उन्हें पता चलता है तो वो और भी पूछताछ करते हैं। पहला मन में सवाल था कि एक मां ने क्यों नहीं किया जब बेटी के साथ ऐसा हुआ था। दूसरा सवाल कि इतने जो नेता हैं, जो एमएलए हैं, इतने ज्यादा मेरे पास आ रहे हैं। यहाँ पर 44 एमएलए और 2 मिनिस्टर पहुंचते हैं इस किशोर कुणाल एसएसपी के पास कुछ बातों को लेकर। तो दोस्तों ये केस कोई आसान केस लगने वाला नहीं था, लेकिन तभी बाजी पलटती है जब इतने एमएलए एक तरफ खड़े हो जाते हैं। तो इनकी वजह से इस केस को किशोर कुणाल एसएसपी से हटाकर और यहाँ पर सीबीआई को सौंप दिया जाता है। सीबीआई को जब ये केस सौंपा जाता है तो मानो ऐसा लग रहा था कि सब कुछ उलट पुलट हो रहा है। सब लोग एक तरफ हैं। जो बेबी थी या बॉबी थी, शायद उसके साथ कुछ बहुत ही ज्यादा घटित हुआ था, इन सभी को पता था। लेकिन जब ये केस सीबीआई के हाथों में जाता है तो इसको इस तरह से घुमाया जाता है कि दोस्तों यहाँ पर सीबीआई का हंसी का पात्र बन जाता है। दिल्ली में बैठी हुई सीबीआई ना ही तो कभी पटना जाती है, ना ही पटना बिहार बॉबी केस में कोई हाथ पैर हिलाती है। उनसे कहा जाता है कि जैसे हम तुमसे कहें ऐसे इस केस को बनाना है और तुम्हें बिल्कुल इस केस में कुछ भी नहीं करना है। दोस्तों सीबीआई के कुछ ऐसे जो ऑफिसर थे जो बहुत अच्छे थे, जो बिल्कुल भी भ्रष्ट नहीं थे, तो उन्हें तुरंत वहां से हटा दिया जाता है और यहाँ पर ऐसे ही ऑफिसरों को लिया जाता है जो इस केस को सही कर सके। अब यहाँ पर जो सीबीआई थी वो एक कहानी रचती है। कहानी क्या रचती है? एक रिपोर्टर एक फाइल तैयार करती है और बॉबी के केस में एक नया खुलासा करती है। जहां पर सब कुछ सही चल रहा था, वहां पर 44 एमएलए और 2 मिनिस्टरों ने सब कुछ बदल कर रख दिया था। जब इनसे कहा जाता है तो ये कहते हैं कि हमारे ऊपर 60 और लोगों का दबाव है। तो आप सोच कर देखिए कि ये कितने लोग थे जो दबाव डाल रहे थे। अब यहाँ पर क्या होता है, जिसके साथ यहाँ पर बॉबी थी उस व्यक्ति को कुछ नहीं होता है। जो बेटा था, एक विधायक का बेटा था, उसे भी कुछ नहीं होता है। दोस्तों यहाँ पर सीबीआई जब अपनी रिपोर्ट तैयार करती है और वो कोर्ट में उस रिपोर्ट को पेश करती है तो क्या बताती है? दरअसल वो बॉबी के
दामन पर कीचड़ उछालती है। यहाँ पर सीबीआई बताती है कि जो बॉबी कांड था, जहां पर जो बॉबी महिला थी उसके किसी लड़के के साथ संबंध थे, प्रेम प्रसंग थे, यानी वो किसी से प्यार करती थी, वो उससे शादी के लिए दबाव डालती है, लेकिन जब वो लड़का मना कर देता है तो वो अपने आप को ही इस दुनिया से दूर भेज देती है और उसने जानबूझकर अपनी जो जान थी उसने खुद ही भगवान को दी थी। दोस्तों, यहाँ पर ये रिपोर्ट जब कोर्ट के सामने आती है तो जो कोर्ट के जज साहब होते हैं वो इस पर बिल्कुल भी कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, सीधा साइन करते हैं और इस केस को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है। अखबार में जब एक खबर आती है तो लोगों के गले से नीचे ये बात नहीं उतरती है, लेकिन आप समझते हो कि 1983 की ये बात थी। अगर आज ऐसा कोई केस आ जाए तो हमारी जनता बहुत जागरूक हो चुकी है, विरुद्ध खड़ी हो जाएगी। लेकिन उस समय कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस के ही वो सभी एमएलए नेता होते हैं। आखिरकार बॉबी केस में ऐसा क्या छुपा हुआ था जिसके ऊपर लोग तरह तरह की बातें करते हैं। कहते हैं कि इस केस को बंद हुए आज 41 साल हो चुके हैं, लेकिन ये केस आज भी बंद है और इसमें किसी ने ज्यादा कुछ नहीं किया। या तो ये सभी लोग इस बॉबी के बारे में सब कुछ जानते हैं, जो बॉबी एक खूबसूरत और सुंदर सी महिला थी जो शायद अपनी जिंदगी काट रही थी, या फिर बॉबी के साथ यही हुआ था कि ऐसा ही उसके साथ हुआ होगा। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि बॉबी के साथ क्या हुआ था, किस चीज की आपको आशंका है। मैंने बताया अगर उसके साथ ऐसा ही हुआ था तो फिर 44 जो एमएलए थे उन्होंने इतना दबाव क्यों कानून के ऊपर डाला, ये सोचने वाली बात है। क्यों 2 मिनिस्टर आड़े आ जाते हैं, क्यों एक मुख्यमंत्री ऐसा करता है। इसके बाद जब ये केस दब जाता है 2 या 3 साल बाद, यहाँ पर जो पटना के जगन्नाथ मित्रा मुख्यमंत्री होते हैं उन्हें इस्तीफा देना पड़ता है। यहाँ पर जो किशोर कुणाल एसएसपी होते हैं उन्हें भी हटाने की कोशिश की जाती है, उनका तबादला करने की कोशिश की जाती है, लेकिन जो आम जनता है वो उसके साथ खड़ी हो जाती है और उनका तबादला नहीं हो पाता है। यहाँ पर दोस्तों ये केस ऐसा था, ना ही तो ये सुलझा था और ना ही बॉबी के बारे में या बेबी के बारे में आज तक कुछ भी नहीं पता। जो श्वेता निशा त्रिवेदी थी उसके बारे में कुछ नहीं पता, जिसकी माँ एक इतने अच्छे पद पर होते हुए भी राजेश भी सरोज दास की बेटी रही, वो जब भी इस केस में कुछ नहीं हो पाता है। तो ये उन पन्नों को खोलती है, ये कहानी उन पन्नों को खोलती है जिनसे शायद हम और आम जनता कोसों दूर है। दोस्तों, जो आम जनता से निकलकर इंसान इस चीज में जाता है वो भी ऐसा ही हो जाता है क्या? आज कानून कैसा है, उस वक्त कानून कैसा था, मेरी समझ से सब कुछ परे है। लेकिन इस केस को देखकर मुझे भाई डर सा लगने लगा कि सब कुछ मंत्रियों के हाथ में है। कानून फिर किस लिए है? यहाँ पर कई सवाल खड़े होते हैं। आप इस बॉबी कांड के बारे में क्या कहना चाहते हो? आप इसके बारे में जो भी राय रखना चाहते हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। हालांकि मैं आप लोगों से फिर एक बात कह दूं कि हर एक व्यक्ति एक जैसा नहीं होता, हर एक नेता एक जैसा नहीं होता। इस केस से कई लोगों को दूर किया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि वो एक अपने धर्म से चलने वाले थे, नियम से चलने वाले थे। अगर ये केस किशोर कुणाल एसएसपी के हाथ में होता तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ इस केस में जाने कितनी कड़ी जुड़ती और कितनी कड़ी खुलती, और जाने क्या क्या जनता के सामने आता, और शायद एक ऐसी सच्चाई जनता के सामने निकल कर आती जिससे जनता कोसों दूर है। हम सभी नेताओं से कहना चाहते हैं कि हम आपको विश्वास के साथ अपना वोट देते हैं, अपने कीमती वक्त से आप लोगों के लिए वक्त निकालते हैं। हमें उम्मीद है कि आप हमारी सुरक्षा और हमारे देश को बहुत अच्छा एक आगे का रास्ता देंगे। हमारे देश की जो आने वाली जनरेशन है इसके बारे में भी सोचेंगे। शायद आप भ्रष्ट ना हो, शायद आप ऐसे ना हो, हम यही उम्मीद करते हैं। वो दौर तो चला गया, लेकिन अब इन चीजों को देखकर डर लगता है। नेताओं को भी सोचना चाहिए कि जनता हमेशा तुम्हारी तरफ एक उम्मीद की नजरों से देखती है। मैं नेताओं से खासकर कहना चाहती हूँ, किसी भी एक ऊंचे पद पर बैठे हुए अधिकारी को अगर कोई व्यक्ति, आम व्यक्ति उसे देखता है ना, तो उसकी नजरों में काफी सवाल होते हैं।
बहुत सारी उम्मीदें होती हैं। पता है, जिस कुर्सी तक तुम लोगों को जनता ने पहुंचाया है ना, उस कुर्सी पर जब तुम बैठ जाते हो ना, जब आप बैठ जाते हो, तो वहां पर जो आम जनता होती है बहुत ही उम्मीद के साथ तुम्हारी तरफ देखती है। उस उम्मीद को कभी मत तोड़ना, क्योंकि आपको बड़ा मानकर और आपको एक योग्य मानकर उस कुर्सी तक पहुंचाया गया है। और कई बार लड़ाई झगड़े ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं जब आप लोगों की वोटें डलती हैं। तो आपको जिस तरह से जनता ने नियुक्त किया है, आपको ईमानदारी से उस पर काम करना चाहिए, क्योंकि ये जनता आपका परिवार है। अगर आप इस देश के लोगों को अपना परिवार नहीं मानोगे और आप अगर ऐसे भ्रष्ट होकर काम करोगे, तो इस देश का बेड़ा गर्क तो पहले से ही होता आ रहा है और आगे भी होता रहेगा। और ये देश गुलाम होने से इस देश को कोई नहीं बचा सकता। दोस्तों, मेरा तो हाथ जोड़कर सभी से बहुत ज्यादा प्रेम, बहुत ही कहते हैं ना कि बहुत सम्मान पूर्वक सभी नेताओं से कहना चाहती हूँ कि अपनी प्रजा को जैसे राजा माना करते थे ना, कि प्रजा मेरे संतान है, आपको भी अपनी प्रजा को संतान मानकर चलना चाहिए। आपको बूढ़े बुजुर्ग बच्चों महिलाओं सबका दुख तकलीफ दर्द देखना चाहिए और इनको इनका हक अच्छे से देना चाहिए। हालांकि कुछ नेता अपना बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। जो अच्छे लोग होते हैं उन्हें कोई भी कीचड़ मैला नहीं कर सकती, ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। और जो खुद ही भ्रष्ट हैं, आप उसे किसी मंदिर में भी जाकर खड़ा कर दोगे ना, वो मंदिर में ही भ्रष्टता फैलाएगा। यानी वो अपनी एक साइंस के हिसाब से बताऊं ना, कि अपने ऑरा के अंदर, उसके ऑरा के अंदर जो भी जाएगा वो उसी की तरह हो जाएगा। तो दोस्तों, ये स्टोरी कैसी लगी? बॉबी कांड आपको, ये सच्ची घटना है और इस पर आपकी जो भी राय है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। कल फिर हाजिर होंगे किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। शाम को ही हाजिर होंगे आप सभी लोगों के नाम के साथ।